नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रीतिकाल का नामकरण या रीतिकाल को श्रृंगार काल कहना कहाँ तक उचित है या रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है। ये 3 प्रश्न अगर आप ध्यान से वीडियो को देखेंगे तो आपके पूरे के पूरे 3 प्रश्न तैयार हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा। देखिए, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे उन्होंने संवत 1700 विक्रमी से 1900 विक्रमी, अगर संवत में देखा जाए तो रीतिकाल का जो समय सीमा है वो 1700 विक्रमी से 1900 विक्रमी तक है, और ईस्वी में देखा जाए तो 1643 से 1843 ईस्वी तक का जो कालखंड है वो रीतिकाल का माना जाता है। और इसी कालखंड को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल की संज्ञा दी गई है। विभिन्न विद्वानों ने इस काल को अलग अलग नाम दिए हैं, जैसे अलंकृत काल नाम दिया है, श्रृंगार काल नाम दिया है, रीतिकाल नाम दिया है। अलंकृत काल इस काल का नाम दिया है मिश्र बंधुओं ने। मिश्र बंधुओं का तर्क था कि इस काल में कविता को अलंकृत करने पर अधिक बल दिया गया और कविता में अलंकार की प्रधानता है। अब क्योंकि इस काल में अलंकार पर अधिक जोर दिया गया था तो इसीलिए मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल नाम दिया गया। लेकिन इसका विरोध किया गया, इस नाम पर आपत्ति जताई गई। क्या कहकर आपत्ति जताई गई? कहा गया कि जो अलंकार है वो काव्य का एक अंग है, जबकि काव्य में अन्य अंग भी होते हैं जैसे रस, छंद, और इन सभी अंगों की अनदेखी अलंकार नाम से हो जाती है। अतः यह नाम उपयुक्त नहीं है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। श्रृंगार काल। अब पढ़ते हैं कि इस काल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है या इस काल का श्रृंगार काल नाम उचित है या अनुचित। देखिए, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस काल को श्रृंगार काल कहा। इनका कहना था कि इस काल में शुरू से लेकर अंत तक श्रृंगारिक रचनाएं मिलती हैं। सामंतों और राजाओं के अधिकांश कवि इस काल के राज्याश्रित थे। वे राज दरबार में रहते थे, अतः राजाओं को प्रसन्न करने के लिए कवियों का श्रृंगार प्रधान काव्य रचना करना स्वाभाविक था। इस काल में जो कवि थे वो राज्य आश्रित थे, मतलब राजाओं के आश्रय में रहते थे और राजाओं के राज दरबार में उनके साथ रहते थे राज दरबार में, और इसीलिए राजाओं को प्रसन्न करने के लिए उन्हें राजाओं की इच्छा अनुसार श्रृंगार प्रधान काव्य रचनाएं करनी पड़ती थी। ये उनकी स्वाभाविक विशेषता नहीं थी। नायक नायिका भेद के साथ प्रकृति के उद्दीपन रूप में भी श्रृंगारिकता के साथ दर्शन होते हैं। जो प्रकृति का उद्दीपन रूप में ये चित्रण करते हैं उसमें भी श्रृंगारिकता के दर्शन होते हैं। इस काल की रचनाओं में श्रृंगार रस की प्रधानता, राजाओं को प्रसन्न करने के लिए श्रृंगार रस की प्रधानता रही, और इसी सब को देखकर आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस काल को श्रृंगार काल कहा है। आचार्य शुक्ल ने भी उनके कहीं न कहीं इस श्रृंगार काल नाम का समर्थन किया है। वे कहते हैं कि वास्तव में श्रृंगार और वीर, इन्हीं 2 रसों की कविता इस काल में हुई है। इस काल में श्रृंगार रस और वीर रस की ही कविता इस काल में हुई है। प्रधानता श्रृंगार की ही रही, इसलिए इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। इसीलिए उनका कहना है कि यदि रस के आधार मानकर कोई इस काल को श्रृंगार काल कहना चाहे तो वो कह सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। परंतु इस पर आपत्ति जताई है डॉक्टर महेंद्र कुमार ने। वो कहते हैं कि श्रृंगार काव्य की रचना करना कवियों की मजबूरी थी। मजबूरी कैसे थी? क्योंकि जो श्रृंगार काव्य के कवि थे वो किसी न किसी राजा के आश्रित रहते थे और राजा को प्रसन्न करने के लिए वो काव्य रचना करते थे। आश्रयदाताओं को प्रसन्न करना कवियों की विवशता थी। यह कवियों की सामान्य विशेषता न होकर मजबूरी थी। अब राजाओं के लिए श्रृंगारिक कविताएं करना उनकी मजबूरी थी, उनकी सामान्य विशेषता नहीं थी। वे अपनी मर्जी से श्रृंगार काव्य की रचना नहीं करते थे। श्रृंगारिक कवियों के पीछे का असली सत्य जानकर इस काल का नाम रखा जाना चाहिए। वे कहते हैं क्योंकि श्रृंगारिक कवियों का पीछे का सत्य क्या है? उनकी मजबूरी। इसे जानकर ही हमें इस काल को नाम देना चाहिए। निष्कर्षतः अब ये सब जानते हुए हम कह सकते हैं कि यदि रस की दृष्टि से देखा जाए तो श्रृंगार काल नाम उचित है।
परंतु इस काल में रीति निरूपण पद्धति की प्रधानता थी। इस काल में दोस्तों जो रीति पद्धति पर आधारित ग्रंथ थे वो ज़्यादा लिखे गए थे। इस काल में रीति निरूपण पद्धति की प्रधानता थी। रीति निरूपण ग्रंथों की प्रधानता होने के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीति काल का नाम दिया। रीति काल में अधिकांश कवियों ने रीति निरूपण करते हुए लक्षण ग्रंथ लिखे, अतः इस काल की प्रधान प्रवृत्ति रीति निरूपण को माना जा सकता है। अब क्योंकि जो रीति निरूपण ग्रंथ लिखे गए थे वो कवियों ने अपनी मर्जी से लिखे थे। लगभग सभी कवियों ने रीति निरूपण ग्रंथ लिखे थे और रीति इस काल की प्रधान प्रवृत्ति थी। और आचार्य शुक्ल जी ने प्रधान प्रवृत्ति के आधार पर प्रत्येक युग का, प्रत्येक काल का नाम दिया है। और इस काल की भी जो प्रधान प्रवृत्ति थी वो थी रीति निरूपण। अगर प्रधान प्रवृत्ति के आधार पर माना जाए तो इस काल को रीति काल नाम देना उपयुक्त है, सही है। और यदि रस को आधार मानकर हम कहना चाहें कि इस काल का नाम श्रृंगार काल कहा जाए तो वह भी उचित है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। साथ में वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।